प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के पाठ 6 दहन और ज्वाला में कंटिन्यू करते हुए दहन के प्रकार पढ़ेंगे। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए। अपने माता पिता को सहायता के लिए कहिए। गैस स्टोव की गुंडी घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेज़ी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। बच्चों, फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन, जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, सवते दहन कहलाता है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के सवते दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के सवते अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना अवश्य याद रखिए। बच्चों, हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा और प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। तो बच्चों, अब हम ज्वाला के विषय में पढ़ेंगे। एलपीजी ज्वाला का परीक्षण कीजिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। आपको सारणी 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो अब आप उन्हें कर सकते हैं। अपने प्रश्न रिकॉर्ड कीजिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। तो हमने ये सारणी देखनी है 6.2, दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थों के नाम है मोमबत्ती, मैग्नीशियम, कपूर, मिट्टी के तेल अथवा स्टोव और लकड़ी का कोयला। और हमने लिखना है ज्वाला देता है या ज्वाला नहीं देता है। अब हम ये देखेंगे चित्र 6.8। चित्र 6.8 में दिखाया गया है कि मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं के रंग दिखाए गए हैं। रसोई घर के स्टोव की ज्वाला का रंग नीला है, जबकि मोमबत्ती की ज्वाला का रंग पीला है। तो उसके बाद हम 6.9 चित्र में देखते हैं मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसन बर्नर की ज्वालाएं जो अलग अलग रंग की हैं। तो हम अब पढ़ेंगे ज्वाला की संरचना। इसके लिए हमें क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप 6.5। एक मोमबत्ती जलाइए। सावधानी बरतिए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए, जैसा कि चित्र 6.10 में दिखाया गया है। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लगाइए। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। तो ये देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है 6.10 में। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए। आकृति 6.11 में दिखाया गया है। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा दीजिए। आप क्या देखते हैं? ये देखिए चित्र 6.11। कांच की प्लेट और स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखिए।
जैसे कि चित्र 6.12 में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के दीपशित का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है। सोने और चांदी को पिघालने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करते हैं। देखिए, ये चित्र 6.14 में दिखाया गया है, धातु की फूंकनी में फूंकता सुनार। तो अब हम पढ़ेंगे कि ईंधन क्या है। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपकरणों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। वे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो, सस्ता होता है, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए और सारणी 6.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। 6.7 ईंधन दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीयमान सारणी 6.4 में दिए गए हैं। ये देखिए, ये है सारणी 6.4 जिसमें ऊष्मीयमान दिए गए हैं। गोबर के उपले का, लकड़ी का, कोयला का, पेट्रोल का, मिट्टी का तेल, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, जैव गैस और हाइड्रोजन। और ये सारणी थी हमारी 6.3 जिसमें ईंधनों के प्रारूप हैं। ठोस कोयला जैसे ठोस ईंधन हैं, द्रव ईंधन जैसे मिट्टी का तेल, गैसीय ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस। आपने दूसरी और तीसरी लाइन में ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधनों के दो और उदाहरण लिखने हैं। और यहाँ पर हमें चित्र 6.13 में मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये मोमबत्ती की ज्वाला है। इसमें जो सबसे बाहर का भाग है जो बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है वह है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र और ये सबसे गर्म भाग है ज्वाला का। तो दूसरा भाग जो बीच में दिख रहा है हमें पीला पीला, इसका नाम है आंशिक दहन वाला मध्य भाग और ये जो होता है वो कम गर्म होता है। बाहर वाला जो नीला क्षेत्र है उससे कम गर्म। उसके बाद तीसरा भाग है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो काला है, जो बिल्कुल इसके जो बत्ती जलती है उसके पास होता है और ये जो क्षेत्र है वो सबसे कम गर्म क्षेत्र है। तो इस प्रकार हमने समझे मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। अब हम अपने पाठ को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो ईंधन है उसके दहन से हमें हानिकारक उत्पाद उत्पन्न होते हैं तो हम वो देखते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। जैसे लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सर्दियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है, परंतु इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वन उन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने कक्षा 8 में पढ़ा है। अब हम जो हानिकारक प्रभाव है उसका दूसरा भाग पढ़ते हैं।
इसका दूसरा पॉइंट है, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। ये अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो बूजो कहता है वो इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। इसी का नंबर 3 है, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन, जिसको कि ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, उसका कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में जो वृद्धि है वो विश्व उष्णन कहलाती है बच्चों। अन्य बातों के साथ साथ इसमें हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसके विषय में आप कक्षा 7 में पहले ही पढ़ चुके हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रहा है। आप देखते हो ना, सीएनजी से चलती हैं हमारी गाड़ियाँ, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ दहन और ज्वाला यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपने ध्यान से समझा होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्रियाकलाप और पाठ अध्ययन के साथ दोबारा अगली वीडियो में।